हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 5 ग्रीन स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार रिकॉल करना है हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल्स, जहां पर हमने सीखा कि किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना होता है। देन सेकेंड चैप्टर में हमने सेल्फ मैनेजमेंट को सीखा है। देन थर्ड चैप्टर में आईसीटी स्किल्स की हेल्प से हमने स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझा। फिर फोर्थ चैप्टर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिटेल में सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से उसे डेवलपमेंट करनी है। देखिए यहाँ पर अभी तक जो हमने 4 चैप्टर्स को पढ़ा है वो सभी अभी तक हमसे रिलेटेड थे। मीन्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपना सेल्फ मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारी आईसीटी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड साथ ही अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए कैसी स्किल्स होनी चाहिए, ये सभी चीजें अभी तक हमने सीखी हैं, राइट। बट यहाँ पर कहीं भी हमने ऐसी बात नहीं की जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। बट आप जानते हैं कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, हम सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखे, बट साथ ही वो अपकमिंग जनरेशन, अपकमिंग फ्यूचर का भी ध्यान रखे। बिकॉज अगर आप सारे रिसोर्सेज इस टाइम, जो करंट टाइम है, अगर अभी यूटिलाइज कर लेंगे, मींस अभी उन्हें एग्जॉस्ट कर देंगे, क्या होगा, आने वाली जनरेशन को कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगी एंड साथ ही हमारे नेचर का जो डिग्रेडेशन लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमारा नेचर ऑलमोस्ट डिग्रेड हो जाएगा, राइट। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि जब हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें नेचर के डेवलपमेंट की भी सोचनी है, राइट। एंड इवन डेवलपमेंट तो तब होगा जब उसका डिग्रेडेशन स्टॉप होगा। मतलब इस टाइम हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा नेचर फेस कर रहा है हमारे वजह से। मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से नेचर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक और स्किल्स का होना ज़रूरी है एंड उनका नेम है ग्रीन स्किल्स। बेसिकली ग्रीन स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारी डेवलपमेंट नेचर के करस्पॉन्डिंग करने में। मीन्स हम नेचर को ध्यान में रखते हुए अपनी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देंगे, और क्योंकि हम नेचर का ध्यान रख रहे हैं तो हम नेचर को साथ लेकर चलेंगे, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे हमारे नेचर में डिग्रेडेशन लेवल बढ़े। ओके। जब भी आप कोई जॉब करते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसी सर्विस का भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी हो सकता है। मींस आप कस्टमर को या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड जो कस्टमर होगा वो उस चीज का कंजम्पशन करता है, मींस उसे यूज करता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे एनवायरमेंट के लिए यही प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा या फिर अपग्रेड होगा। डिग्रेड कैसे होता है, जब हम ऐसा प्रोडक्शन करेंगे जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो किसी भी तरह से अगर सही नहीं है वो प्रोडक्शन, या फिर अगर हम उसे कंजम्पशन करने के बाद प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं। जैसे प्लास्टिक, जनरली देखा जाता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम प्लास्टिक को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं, जिस वजह से वो हमारे लिए एक एनवायरमेंटल थ्रेट बन गया है। इसी तरह से हमारी जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है वही बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम किसी भी जॉब की बात कर रहे हैं तो उसे ग्रीन जॉब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना होगा। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि हमें इसे, ये जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, इन दोनों को ऐसा बनाना होगा कि ये हमारे एनवायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाए। एंड एनवायरमेंट में किस तरह से ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं, जब हम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करें, ठीक है। एक ऐसी जॉब जो ग्रीन सेक्टर में होगी, मीन्स
कोई भी सेक्टर मीन्स हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है हम उसे ग्रीन सेक्टर या फिर एनवायरमेंटल सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो एक ऐसा वर्कर है जो एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहा है हम उसे कहते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर, ठीक है। सो बेसिकली एनवायरमेंटल सेक्टर में जो भी जॉब्स हैं हम उन्हें कह रहे हैं ग्रीन जॉब्स, जहां पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के फॉर्म्स को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जाता है, ओके। एंड साथ ही जो लोग यहाँ पर काम करते हैं मीन्स जो लोग ग्रीन जॉब करते हैं वही होते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर, ओके। Who launched Green Jobs Initiative? So यहाँ पर हमें बात करनी है 4 important organization की। यहाँ पर आपको ये सभी फुल फॉर्म्स भी लर्न करनी है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है फुल फॉर्म, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले है UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, देन IEO इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब। तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स यहाँ पर लर्न होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड साथ ही कोई इंडिविजुअल बेनिफिट गिवन होगा और फिर कहा जाएगा कि इसे एक्सप्लेन करें, ओके। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। मींस हमें पता है कि हमारे पास जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं अगर हम उसे कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएं, मींस हमने एनर्जी का इनपुट कम दिया है बट उससे जो हमें आउटपुट मिला है वो ज़्यादा मिला है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हमें कम इनपुट से ही ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। सो इस वजह से हमारी एनर्जी भी सेव होगी, ठीक है। देन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है जो एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा, एंड इसमें हमारे ग्रीन जॉब्स हेल्प कर सकते हैं। देन कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट एंड पॉल्यूशन बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिकॉज हम जितना ज़्यादा वेस्ट एंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, भले ही वो इंडस्ट्रीज हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, जो भी वेस्ट एंड पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है एनवायरनमेंट में वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हमें उसे कंट्रोल करना होगा एंड इसमें हमारे हेल्प करेंगे ग्रीन जॉब्स। देन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स, हमें पता है इकोसिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो इकोसिस्टम्स ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं हमें उन्हें रिस्टोर करना होगा, और जो डिग्रेड नहीं हुए हैं अभी सेफ हैं बट डिग्रेड हो सकते हैं फ्यूचर में, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। देन सपोर्ट एडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें पता है कि कुछ क्लाइमेट चेंज ऐसे होते हैं, मीन्स कुछ चेंजेस, कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हो चुके हैं, मतलब अब वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकते, तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में हमें थोड़ा बहुत अडेप्टेशन खुद से भी करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इरिवर्सिबल हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों के लिए अडेप्ट करना होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, यहाँ से PYQ पूछा गया है। सबसे पहले आपको 4R एंड 1U का कंसेप्ट याद रखना है। पॉलीथीन या प्लास्टिक जैसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना है। रिड्यूस मींस आपको चीज़ों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, आपको उनका यूज़ रिड्यूस करना है, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ आप उतना ही यूज़ करें। देन रीयूज मींस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोथ बैग्स आप उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। देन रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड अपसाइकिल, अपसाइकिल का यहाँ पर मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को और बेटर बनाएं, जैसे एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, वेस्ट बन चुका है, बट फिर आप उसे अपसाइकिल करेंगे तो क्या होगा, वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो आप यूज़ भी कर सकते हैं और साथ ही जो पहले फॉर्म थी वो उससे ज़्यादा यूजेबल हो जाएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट को अपसाइकिल किया गया है, ओके। देन रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है आप उसे रीयूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए। देन इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, जब भी किसी फैक्ट्री में कोई भी सामान बनता है तो वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्शन हुई है, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है, बेकार है, इसका मतलब है कि हम वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी
तो इसका मतलब वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। ओके, देन वेस्ट एक्सचेंज मीन्स हो सकता है कि जो हमारे लिए मतलब एक फैक्ट्री के लिए वेस्ट है वो दूसरी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन सकता है। सो ऐसे में हमें वेस्ट एक्सचेंज को प्रमोट करना है। देन इको फ्रेंडली मटेरियल को भी प्रमोट करना है। ओके, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हमें फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन को प्रमोट करना होगा, बिकॉज इनकी हेल्प से स्लोप्स को स्टेबलाइज किया जा सकता है एंड लैंडस्लाइड्स के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही हमें वेटलैंड्स को भी प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज इनकी हेल्प से हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लैंडस्लाइड एंड फ्लड ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जो हमारे इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें नेचुरल वेस्ट जैसे फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, वेटलैंड्स, इन सभी को प्रमोट करना होगा। ओके, अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि कुछ क्लाइमेट चेंज ऐसा है, कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो अब रिवर्स नहीं हो सकते, तो अब हमें न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करना होगा। एंड इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NAPCC ये प्लान लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एंड इवन पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब रिलीज किया गया था? जून 2008 में। एंड क्यों रिलीज किया गया था? सो दैट हम क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर सके एंड उससे जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं। ओके, देन हम बात करने वाले हैं ग्रीन जॉब्स के बारे में। यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स गिवन हैं एंड उनमें क्या क्या ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले ग्रोअर्स मींस जो लोग प्लांटेशन, गार्डनिंग, फार्मिंग इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अर्बन ग्रोअर्स कौन होते हैं? जो अर्बन एरियाज में गार्डनिंग एंड फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, बिकॉज इनके पास एग्रीकल्चरल एरिया नहीं है तो ये एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बट ये अपने टेरेस पर या फिर जो भी इनके हाउस में अवेलेबल है स्पेस, ये उसमें गार्डनिंग एंड फार्मिंग करते हैं। देन कम्युनिटी ग्रोअर्स मतलब अगर आप एक कम्युनिटी बनाकर मींस एक ग्रुप बनाकर ग्रोइंग करते हैं, मींस गार्डनिंग एंड फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ग्रोअर। देन एनर्जी वर्कर्स, ये बेसिकली डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स में वर्क करते हैं, लाइक बायोफ्यूल एनर्जी में बायोफ्यूल जॉब्स अवेलेबल हैं। देन हमें पता है कि विंड से भी एनर्जी आती है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी वर्कर्स काम करते हैं। देन वेव एनर्जी वर्कर्स, जहाँ पर ओशियन होते हैं वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होते हैं एंड उनसे भी एनर्जी आती है, तो ये वहाँ पर वर्क करते हैं। देन एनर्जी ऑडिटर्स, बेसिकली ये ऐसे लोगों की टीम है जो डिफरेंट कंपनीज में जाकर ऑडिट करते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिव है, वहाँ पर कोई वेस्ट नहीं हो रही है एनर्जी, ये चीज़ें इंश्योर करते हैं। देन एनर्जी कंसल्टेंट्स, यहाँ पर हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो एक कंपनी हायर करती है सो दैट वो हर चीज़ में उनकी कंसल्टेंसी ले पाए, उनकी राय ले पाए कि किस तरह से हमें अपने एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कहीं पर भी एनर्जी वेस्ट ना हो एंड जो यूज़ हो रही है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। ये सभी चीज़ें इंश्योर करने में ये कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं। ओके, देन टेक्नीशियंस वो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में टेक्निकल एस्पेक्ट्स में डील करते हैं। जैसे सोलर सेल के केस में अगर हमें एक सोलर पैनल डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाएगा जिससे हमें सबसे इफेक्टिव आउटपुट मिले, ये सभी चीज़ें इंश्योर करते हैं सोलर सेल टेक्नीशियन। देन वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन, ये वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं एंड उस वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है इन सभी एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं। देन क्लीन कार इंजीनियर्स, यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे इंजीनियर्स के बारे में जो कार के डिज़ाइन को रेडी करते हैं सो दैट वो कम से कम पॉल्यूशन एमिट करे। देन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, जैसे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है तो उसे कैसे इम्प्रूव करना है। देन जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं हम उनमें सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, ये आइडिया भी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का है। देन ग्रीन डिज़ाइन इंजीनियर्स, ये कौन होते हैं? जो ग्रीन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन रेडी करते हैं, एक सूटेबल साइट डिज़ाइन बनाते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। देन सोलर पैनल इंजीनियर्स, ये इंस्टॉल करते हैं सोलर पैनल्स को सो दैट जो डिफरेंट हाउस हैं, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके।
देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स, ये डिफरेंट हाउस एंड बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप डेवलप करते हैं सो दैट वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, मीन्स जो भी रेन वाटर है उसे स्टोर किया जा सके एंड फिर उसे यूटिलाइज किया जा सके। ओके। देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व हैं जहाँ पर ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक। हम जानते हैं कि प्लास्टिक कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो ऐसे में हम प्लास्टिक से रोड बना सकते हैं एंड जो वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये ग्रीन जॉब अवेलेबल है। देन ग्रीन व्हीकल्स यहाँ पर डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन एमिट ना करें, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करें, मीन्स जो एनर्जी रिसोर्स है, फ्यूल रिसोर्सेज हैं, उनको कम से कम यूटिलाइज करें। देन टूरिज्म सेक्टर को हमें प्रमोट करना है बिकॉज टूरिज्म एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, तो ऐसे में हमें प्रमोट करना होगा इको टूरिज्म को एंड यहाँ पर जो ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं, इको टूर गाइड एंड इको टूरिज्म एंटरप्रेन्योर। देन अदर सेक्टर्स में सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो वेस्ट वाटर रिलीज करती हैं, ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। देन रिसाइकलिंग में भी ग्रीन जॉब अवेलेबल है। देन ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाना, ये खुद में एक जॉब है ग्रीन बिल्डर्स की। देन नेचर साइंटिस्ट मीन्स ऐसे साइंटिस्ट जो हमें हेल्प करते हैं हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड एंड एनालाइज करने में। सो बेसिकली हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं क्या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है या फिर नहीं, और अगर सही नहीं है तो किस तरह से उन्हें सही बनाना है, ये सभी चीजें नेचर साइंटिस्ट हमें बताते हैं। देन एनवायरनमेंट एजुकेशन टीचर इज अनदर ग्रीन जॉब बिकॉज यहाँ पर वो टीचर आने वाली यंग जनरेशन को सिखाएंगे कि किस तरह से आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखना है, डिग्रेडेड एनवायरनमेंट को किस तरह से रिस्टोर करना है, ये सभी चीजें वो यंग जनरेशन को सिखाएंगे। देन एनजीओ वर्कर्स मीन्स हम एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रीन जॉब। ओके। देन ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर, यहाँ पर हम FIG मीन्स फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं। देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इन सभी सेक्टर्स में भी ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। देन कृषि विज्ञान केंद्र जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, ये हेल्प करते हैं फार्मर्स को सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने में। सो बेसिकली उससे जो भी फार्मर्स हैं या फिर लोकल यूथ है उन सभी को नॉलेज भी मिलती है एंड साथ ही उन्हें हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। देन ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज ऑर्गेनिक गार्डनिंग। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स एंड क्रॉप्स को इस तरह से ग्रो करते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, मीन्स हम कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, ना ही हम ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो। ठीक है, तो हम सब कुछ ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपसे बेनिफिट्स पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि कोई सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी टॉक्सिक रन ऑफ नहीं होगा, मींस कोई भी टॉक्सिन्स नहीं बचेंगे। देन वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, सॉइल कंटेमिनेशन नहीं होगा। देन जो हमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे वो केमिकल रेसिड्यूज नहीं होंगे उनमें, एंड इस वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। ओके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रेन वाटर को टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है बाद में यूज करने के लिए। इसके लिए एक सेटअप की रिक्वायरमेंट है एंड इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। देन अगर हम साइकिल रन वाटर पंप्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पंप्स की जगह, तो क्या होता है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी बचती है एंड सेकेंडली लोगों को एक्सरसाइज करने का मौका भी मिलता है, सो वो फिट रहते हैं। देन कुछ कॉमन ग्रीन जॉब्स वाटर कंजर्वेशन में, यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रीन जॉब्स हैं वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, इन सभी में ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके।
देन अगर हम बैम्बू चैनल्स यूज़ करते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए तो ये इको फ्रेंडली वे है, क्योंकि यहाँ पर जो बैम्बू है वो बाद में सॉइल मैन्योर की तरह यूज़ किया जा सकता है एंड इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लग रही है एंड यहाँ पर एफिशिएंटली बिना किसी वेस्टेज के जो ड्रिप इरिगेशन है वो वर्क करता है। सो अल्टीमेटली ये हमारे लिए इको फ्रेंडली वे है। ओके, ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज इको टूरिज्म, या फिर इको टूरिज्म विजिटर्स को किस तरह से हेल्प करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए इको टूरिज्म में हम बात करते हैं विजिटर्स को इम्पोर्टेंस समझाने की। मीन्स अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, कोई भी विजिटर है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज कंजर्व करनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्ट एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को एनहेंस करना है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, कि हमें उसे सेफ रखना है, ना कि उसे पॉल्यूट करना है। तो ये सभी चीज़ें हमें इको टूरिज्म के थ्रू प्रमोट करनी है। ओके, एंड यहाँ पर ये सभी ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इको टूर गाइड्स एंड इको टूरिज्म ऑपरेटर्स। ओके, देन लास्ट टॉपिक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, या फिर आपसे एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब है स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। मींस ये स्मॉल स्केल मतलब लोकली अवेलेबल होती है एंड ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, जो लोकल नीड्स के लिए सूटेबल है। जैसे हैंड पावर्ड वाटर पंप्स, सोलर लैंप्स इन स्ट्रीट लाइट्स। आपने देखा होगा विलेजेस में जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहां पर बेसिकली सोलर पैनल्स लगे होते हैं और उन्हीं की हेल्प से जो लाइट्स हैं वो जलती हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, मतलब स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी है जो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप की गई है। एंड क्योंकि वो सोलर पैनल्स हैं, सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को कंप्लीट किया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। इफ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802, you can check the links given in the description. Bye everyone.